बेटा आप कल बात करेंगे, अब आगे चलते हैं। अभी बेटा ये इधर आ ही नहीं रहा, ये इधर आ ही नहीं रहा इधर। इसे बंद कर दो बेटा अब, इसे बंद कर दो, बाद में देखना क्या हुआ। आज कितने बजे तक है क्लास? हाँ चलो बच्चों, हरे कृष्णा। चलो हरे कृष्णा। हाँ बेटा, कल लास्ट क्लास में हम किसके बारे में बात कर रहे थे? लिक्विडेटर फाइनल स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट के बारे में। तो हमने कुछ क्वेश्चन भी स्टार्ट किए थे शायद। एग्जाम्पल नंबर, हरे कृष्णा बेटा, एग्जाम्पल नंबर 8 हो गया था पूरा, अधूरा रह गया था क्या कुछ? हाँ आ गए सारे, बाहर है अभी कोई? चलो जब तक आते हैं मैं रिवाइज कर देता हूँ। बेटा एग्जाम्पल नंबर 8, सारे बच्चे देखो अब जल्दी से। ओमेगा लिमिटेड रिजॉल्व ऑन 31 मार्च 2011 दैट द कंपनी वॉलेंट्री वाउंड अप, और ये बोल रहा है एक्सेट्स हैं कुछ, प्रॉपर्टी, इन्वेंट्री, बुक डेप्ट, कैश इन हैंड, पी एंड एल, प्रेफरेंस शेयर्स एट द रेट ऑफ ₹100 ईच फुली पेड अप, 2000 इक्विटी शेयर 100 ईच फुली पेड अप, 20,000 इक्विटी शेयर 10 ईच 75 पेड अप। तो टोटल कितने शेयर हैं? 4,000। इक्विटी, प्रेफरेंस की बात नहीं कर रहे, प्रेफरेंस तो एक ही है। इक्विटी 4,000 है, 4,000 इक्विटी शेयर्स हैं, और उसमें से 2,000 क्या है, और 2,000 पार्टली पेड अप, ठीक है। नेक्स्ट, लोन फ्रॉम बैंक सिक्योर्ड बाय स्टॉक। नेक्स्ट, ट्रेड पेबल्स, द असेट्स रियलाइज्ड एज फॉलोज,
आफ्टर ऑल कॉस्ट ऑफ द रियलाइजेशन एंड द लिक्विडेशन कमीशन अमाउंट ₹5,000 पेड आउट, कैश इन हैंड, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, इन्वेंट्री, ट्रेड रिसीवर्स. कॉल on partly paid up share made but 200 shares irrecoverable. You are required to prepare liquidator final statement of account. तो बताओ आप लोगों ने लिखा, सबसे पहले कहाँ से लिखना स्टार्ट किया हमने? कैश इन हैंड. कैश इन हैंड मैंने कहा था पहले लिख लेना, मिस हो जाता है. फिर बताओ हमने क्या लिखा? टू असेट्स, रियलाइजेशन फ्रॉम असेट्स. अगर आप पूरा लिखना चाहो तो क्या लिख सकते हो? क्या हुआ बेटा, क्या हुआ? अच्छा ये बताओ, अगर आप पूरा लिखना चाहो तो क्या लिख सकते हो? टू रियलाइजेशन फ्रॉम असेट्स नॉट स्पेसिफिकली प्लेस्ड. पूरा लिखना, वरना कोई सेंस है नहीं. आप इतना भी लिख के काम चला सकते हो. टू रियलाइजेशन फ्रॉम असेट्स आप इससे. तो रियलाइजेशन फ्रॉम असेट्स में बताओ हमने कितनी असेट लिखी? 2 असेट, क्योंकि हमें यहाँ पर दिख रही है 3 असेट्स हैं, तो पीपीई और 168 और 230. बुक वैल्यू से हमें कोई लेना देना है नहीं, इन्वेंट्री आएगा नहीं. फिर हमने क्या लिखा? टू सरप्लस, ठीक है ना, सरप्लस. ये कहीं मोर्गेज रखी हुई है और मोर्गेज है इसके अगेंस्ट, तो बताओ कितना आया? 10,000 का सरप्लस आ गया. चलें आगे, तो ये हमारे पास पैसा आ गया. इसके बाद बताओ हमने क्या किया? बाय लिक्विडेशन कॉस्ट और उसका रेमुनरेशन 5,000 रुपये लिख दिया हमने. बाय लिक्विडेटर्स कॉस्ट एंड रेमुनरेशन 5,000 रुपी. देन आफ्टर हमने क्या लिखा? बाय प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स, जो इसमें नहीं है. फिर हमने लिखा बाय डिबेंचर्स होल्डर सिक्योर्ड बाय फ्लोटिंग चार्ज, वो भी नहीं है. और मैंने कहा था आप चाहो तो लिखना, अदरवाइज इग्नोर भी कर सकते हो, लिखकर डैश भी लगा सकते हो, वो आपका चॉइस है. नेक्स्ट अगला पॉइंट, बाय अनसिक्योर्ड क्रेडिटर. बताओ अनसिक्योर्ड क्रेडिटर में कौन आ गया? ट्रेड पेबल्स 3,50,000. अगर मान लो मैं फॉर एग्जांपल, अब बेटा क्वेश्चन तो देखो एग्जाम में यही थोड़े बहुत बदलते हैं बस. मान लो इन्वेंट्री 90,000 रुपये होती, इन्वेंट्री की रियलाइजेबल वैल्यू 90,000 रुपये होती, तो बताओ अनसिक्योर्ड क्रेडिटर में क्या आता? बोलो 3,50,000 तो ट्रेड पेबल आता, और एक डेफिशिएंसी आती, डेफिशिएंसी ऑफ, हाँ, लोन फ्रॉम बैंक, ठीक है ना, लोन फ्रॉम बैंक 10,000 वो भी यहाँ आता. तो इस चीज को दिमाग में रखना आप लोग, लोन फ्रॉम बैंक 10,000 वो भी आता. चलो ठीक. और क्या हो सकता है? अब मेरी बात ध्यान से सुनना बेटा, ये चीज क्या होती है एग्जाम में आ जाती है, परमुटेशन कॉम्बिनेशन ही यही परेशान करते हैं बस. और उसी में जरा सा एक्स्ट्रा जोड़ती है, बच्चे को लगता है अरे ये तो पॉइंट, ये तो पढ़ाया ही नहीं, किसी क्वेश्चन में किया ही नहीं. पता है प्रॉब्लम क्या आती है? हमें अगर देखा हुआ क्वेश्चन मिल जाता है तो इशू नहीं आता, लेकिन अगर उसमें 2 लाइन भी नहीं मिल जाती है तो हम क्वेश्चन को बर्बाद करने की ताकत रखते हैं. बेटा 2 लाइन नहीं मिलती है, उसे हम लोग पकड़ ही नहीं पाते. और एग्जाम में ये लोग क्या करते हैं, हमेशा क्वेश्चन वही रखेंगे, 1 या 2 लाइन एक्स्ट्रा डाल देंगे बस. तो इसमें एक्स्ट्रा और क्या हो सकता है? मान लो लोन फ्रॉम बैंक है, मैं अपनी तरफ से आपको एक कॉम्बिनेशन दे रहा हूं. लोन फ्रॉम बैंक है 1,00,000 रुपए, और बेटा नीचे कहीं लिख देंगे इंटरेस्ट ऑन लोन फ्रॉम बैंक 6,000 रुपए. समझ में आ रहा है? इंटरेस्ट ऑन लोन फ्रॉम बैंक 6,000 रुपए. अब बताओ सरप्लस कितना आएगा? अरे सरप्लस कितना आएगा बोलो? सरप्लस तो बेटा 4,000 आ गया. यही तो है आधे. अब देखो बेसिक सा कॉमन सेंस है, वही अप्लाई नहीं कर पा रहे हम. भाई साहब सिक्योर्ड लोन है, और अगर किसी सिक्योरिटी के अगेंस्ट, क्या प्रिंसिपल ही सिक्योर होगा? बैंक से लोन ले रखा है जमीन गिरवी रख के, क्या बैंक प्रिंसिपल ही चार्ज करेगा या इंटरेस्ट भी चार्ज करेगा? कमाल की बात कर रहे हो. समझ में आ रहा है? अरे सब कुछ सिक्योर है उस लोन के अगेंस्ट, कोई प्रिंसिपल सिक्योर थोड़ी लिखा हुआ है. लोन सिक्योर है तो लोन अगर आपको इंस्टॉलमेंट में देना है और विद इंटरेस्ट देना है तो इंटरेस्ट तो अपने आप सिक्योर हो गया. तो मुझे देने कितने हैं लोन के नाम पर? 1,06,000. 1,00,000 तो प्रिंसिपल मनी और 6. मान लो ऐसा देते क्वेश्चन, अब इसी में देख लो आधों का ओपिनियन कुछ और आ रहा है, आधों का ओपिनियन बदल गया. बेटा अगर 1,00,000 लोन है प्लस इंटरेस्ट है 6,000 रुपी, इट मीन्स व्हाट? टोटल पेएबल अमाउंट अगेंस्ट लोन 1,06,000 है,
और अगर आपका 1,10,000 रुपए की सिक्योरिटी है तो आपका 4,000 का ही सरप्लस निकलेगा। मान लो इंटरेस्ट है 20,000 रुपए का, तो टोटल लोन कितने का हो गया? 1,20,000 का। तो आपकी डेफिशिएंसी कितने की आ जाएगी? 10,000 की। वो अनसिक्योर्ड में जाके खड़ा हो जाएगा। खत्म, इतनी सी कहानी है। ऐसा हो जाए तो मैंने ऊपर नीचे की भी बातें आपसे की। बेटा ऑनलाइन वाले बच्चों जल्दी से बोलो, मेरी ये बातें समझ में आई जो मैंने बोली अभी? ये मैंने एक्स्ट्रा अपनी तरफ से ऐड किया क्योंकि एग्जाम में थोड़ा बहुत बेटा चेंज किया जा सकता है। एग्जाम में यही क्वेश्चन आते हैं, बस एक दो लाइन एडिशनल या बढ़ा दी जाती हैं, घटा दी जाती हैं, बस। नेक्स्ट, अगला पॉइंट ये बोल रहा है आगे इसके बाद ट्रेड पेबल्स। ये बताओ हम पेमेंट करते करते अब किस पर आ गए? और तो कुछ है नहीं, अब प्रेफरेंस पर आ गए। प्रेफरेंस शेयर्स, पैसा कितना बच रहा है जल्दी से बताओ। मैंने कहा था जब हम पेमेंट करेंगे तो पेमेंट साइड चेक, भाई ये नहीं कि आंख बंद करके पेमेंट करते रहे। बताओ कितना बचा? 93,000। ट्रेड क्रेडिटर्स को यानी अनसिक्योर्ड क्रेडिटर को पे करने के बाद मेरे पास बचा 93,000 रुपीज मेरे पास अवेलेबल है। 93 में से 93,000 से 93,000 में से बताओ मुझे किसको देने हैं पैसे? प्रेफरेंस को। अब नंबर प्रेफरेंस का है क्योंकि जब मेरे पेमेंट सीक्वेंस में प्रेफरेंस का नंबर आ गया, 1,00,000 रुपए देने हैं। क्या दे पाऊंगा बेटा? फिर मुझे क्या देखना है? अगर कोई भी, ये तो मान लो आप प्रेफरेंस की बात कर रहे हो, अगर क्रेडिटर भी फंस जाता, मेरे पास बैलेंस मान लो 93 बचता और पेमेंट करने के लिए मान लो ये क्रेडिटर होता 1,00,000 रुपए का, तो मैं तो क्या बना रहा हूं एक्चुअल में? ये लिक्विडेटर फाइनल स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट का एक्चुअल नेम अगर हम हमारी तरफ से रखें कन्वीनियंस के लिए, बताओ क्या कैश अकाउंट ही तो है बेटा। जितना पैसा आएगा उतना ही दे पाओगे, तो आप चेक करो आपके पास तो 93 है और पैसा आने की क्या उम्मीद है? तो इस तरह के क्वेश्चन में जब हम लिक्विडेटर फाइनल स्टेटमेंट का क्वेश्चन करेंगे तो दो जगह से पैसा आ सकता है। नंबर 1 बोलो इक्विटी ना, नंबर 1 असेट से, असेट के रियलाइजेशन से, ठीक है, तो वो तो हम सारा पैसा ले ही चुके। दूसरा इक्विटी शेयर होल्डर से, अगर वो पार्टली बेटा कंडीशनल है, इक्विटी शेयर होल्डर से ऐसा पैसा नहीं आएगा, वो कंडीशनल है। इक्विटी शेयर होल्डर से तभी पैसा आएगा जब वो पार्टली पेड अप है, अदरवाइज इक्विटी शेयर होल्डर से पैसा नहीं आएगा। अगर इक्विटी शेयर फुली पेड अप होता तो बताए मैं 93 किसको पकड़ा देता? प्रेफरेंस शेयर होल्डर को प्रोपोर्शनेटली। अरे आ गया समझ में? मान लो 2 शेयर होल्डर है कंपनी के, ये 1,000 शेयर कितने लोगों के पास है? 500 तो बताओ ये 93 हाफ हाफ डिवाइड हो जाते दोनों में, तो यानी जो भी है उनको प्रोपोर्शनेटली हम दे देंगे, तो बताओ उनका भी नुकसान प्रोपोर्शनेटली हो जाएगा। 7,000 कम मिलेंगे दो लोगों को। मान लो 2 लोग हैं फॉर एग्जांपल एक्स और वाई, एक्स के पास 500 शेयर्स हैं और वाई के पास 500 शेयर्स हैं, तो मैं 93 इन दो में डिवाइड कर दूंगा, तो दोनों को 7,000 कम मिले, 3,500 इसको कम मिले और 3,500 इसको। समझ में आ रहा होगा? तो मैं ये 93,000 रुपये इनको प्रोपोर्शनेटली बांट देता। ये जितने भी लोगों के पास होंगे मैं इनको प्रोपोर्शनेटली बांट देता। अब इशू क्या है मेरे सामने? मेरे पास अभी भी पैसा आने के हैं क्योंकि मेरी इक्विटी अभी पार्टली पेड अप है। और ध्यान रखना मैक्सिमम रिस्क बियरिंग सिक्योरिटी कौन है? इक्विटी, यानी सबसे ज्यादा नुकसान होगा इनको, इक्विटी शेयर होल्डर को। तो मैं अभी इक्विटी शेयर होल्डर से पैसा मंगवा सकता हूं बेटा। 2,000 मल्टीप्लाई बाय 25, 75 तो आ चुका ना, 25 तो बोलो कितना हो गया? अब प्रॉब्लम क्या है? क्वेश्चन ने एक बाउंडेशन लगा दी। क्वेश्चन ने कहा कि लास्ट में आके उसने क्लियर कर दिया कि 200 से पैसा नहीं मिलेगा, तो बेटा इसका मतलब कितने हो गए? 1800 मल्टीप्लाई बाय 25। ये बताओ मुझे चाहिए कितना था? इनको पेमेंट करने के लिए मेरे पास 93 तो ऑलरेडी अवेलेबल था, 7,000 की शॉर्टेज पड़ रही थी, और इस 7,000 की वजह से बताओ मैंने किसको अप्रोच किया? इक्विटी को अप्रोच किया, अदरवाइज मैं इक्विटी को अप्रोच नहीं करता। चलो, तो एक चीज तो मेरे माइंड में वेरी मच क्लियर है, बताओ क्या? प्रेफरेंस का पेमेंट हो जाएगा। तो बताओ मैंने क्या लिख दिया? बाय
प्रेफरेंस शेयर होल्डर 1,00,000 रुपए। लिख दिया? लिख दिया सबने? तो मैंने एक चीज तो मेरे दिमाग में क्लियर हो गई कि प्रेफरेंस का पेमेंट हो जाएगा। चलो मैं आगे। अब बेटा मेरे सामने एक नई समस्या आ गई। क्या बताओ, इक्विटी से 45,000 मंगाऊं क्या? क्यों? मैंने इक्विटी से मंगवाए नहीं है और अभी प्रेफरेंस को दिए भी नहीं है, लेकिन मैंने कहा प्रेफरेंस का हो जाएगा तो आप लिख दो, तो लिख दिया आप लोगों ने। अब इक्विटी से अभी तक मैंने पैसा मंगवाया नहीं है। क्यों नहीं मंगवाया? क्योंकि मुझे क्या समस्या दिख रही है बेटा, मैं इनसे अगर पैसा मंगवाऊंगा तो बताओ ये क्या हो जाएंगे? फुल्ली पेड अप हो जाएंगे। नाराज क्यों जाएंगे यार? यार आपको मुझे पैसा देना है। एमसीसी वालों ने कहा इतने रुपए फीस है अगर आप आईपीसीसी यहां से करते हो तो। अब उन्होंने फीस मांगी तो आप नाराज थोड़ी हो जाओगे बेटा, आप देकर आओगे फीस। हम तो नाराज हूँ, हम तो नाराज। आपने फीस कैसे मांग ली? अब हम नहीं देते जाओ और पढ़ेंगे, और ऐसे थोड़ी चलेगा। तो हमें देंगे, हम नाराज थोड़ी हो जाएंगे बेटा। अगर इन्होंने इनसे पैसा मांगा तो बताओ ये क्या हो गए? फुली पेड अप हो गए। लेकिन प्रॉब्लम वही आ रही कि अगर ये सारे के ये जो पैसा है, ये मान लो अगर 50,000 रुपए ही बचता, किसके लिए? प्रेफरेंस के लिए। सब कुछ पे करने के बाद 50,000 ही बचता, तो बताओ मैं क्या करता? बेटा बिंदास पूरे मंगवा लेता, क्योंकि 45,000 रुपए आते और फिर भी इनके पूरे नहीं होते, 95 ही पे कर पाता। या इनके 55,000 रुपए होते तो भी मैं बिंदास मंगवा लेता, कोई दिक्कत नहीं आती। इनसे पूरा पैसा मंगवा कर किसको पकड़ा देता? प्रेफरेंस शेयर होल्डर को पकड़ा देता। और फिर बताओ किसका पैसा डूब जाता? इक्विटी का पूरा डूब जाता। मुझे कोई टेंशन की जरूरत ही नहीं थी, क्योंकि इक्विटी शेयर होल्डर ही रिस्क बेयरर है। लिक्विडेटर को इक्विटी के बारे में ज्यादा सोचने की जरूरत है नहीं। अब भैया मैक्सिमम रिकवरी कर रहे हैं कंपनी की एसेट बेचकर, उसके बाद भी पेमेंट नहीं हो रहा, तो आप तो रिस्क उठाने को पहले से तैयार हो। अब प्रॉब्लम ये आ रही है कि हम पैसा मंगवा रहे हैं, आउटसाइडर का सारा पेमेंट हो रहा है, इक्विटी के लिए, इक्विटी शेयर होल्डर के लिए पैसा बच रहा है, इनके लिए पैसा बच रहा है। तो अब मैं क्या करूं? फिर वही है, मैंने आपको लास्ट क्लास में समझाया था। बताओ अगर एक से लेना है और एक को देना है तो नेट सेटलमेंट की बात करो, नेट सेटलमेंट की बात करो। भाई मुझे आपसे 10 लाख रुपए लेने हैं, तो पता मैं क्या बोलूंगा? देखो 10 लाख रुपए तो लेने हैं और 2 लाख रुपए देने हैं, तो ऐसा करो किसकी बात कर रहे? तो बेटा वही चीज यहाँ पर है। अभी लिखना नहीं कोई भी, पहले समझ लो, पहले समझ लीजिए। तो यहाँ पर देखो, अगर वर्किंग नोट कोई बनाया होगा तो उस हिसाब से देख लेना, लिखना नहीं है अभी, पहले मना कर दिया। जल्दी से बोलो। बताओ अब मैं क्या मंगवा रहा हूं? अमाउंट बताओ अवेलेबल फॉर प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स, बोलो कितना? 93,000। बोलो आ गया समझ में? नेक्स्ट, नॉशनल रिक्वायर्ड अमाउंट, रिक्वायर्ड अमाउंट, या इसको हटा ही दो ना, ये तो आपको पता ही है। रिक्वायर्ड अमाउंट फॉर प्रेफरेंस शेयर होल्डर, बोलो जल्दी से। 7,000। क्लियर है? मैं पूरे की बात नहीं कर रहा, मैं किसकी बात कर रहा हूं आपसे? बेटा मैं पूरे की बात नहीं कर रहा, मुझे उसके बारे में सोचना ही नहीं है। बोलो डेफिसिट की बात कर रहा हूं, जो कमी पड़ रही है। और आपको मैं पूरा लिख के दिखा देता हूं, 1 लाख माइनस 93,000, डेफिसिट कितना है? अरे इसकी वजह से तो 1 लाख थोड़ी देना है, 1 लाख की तो व्यवस्था है हमारे पास 93 की, तो इसके बाद जल्दी से बोलो। नॉशनल कॉल कितना? 1800 शेयर्स मल्टीप्लाई बाय, बोलो कितना आ गया? 45,000। तो अमाउंट
अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर, बोलो कितना? 38,000। कौन सा है? नॉशनल का मतलब क्या हुआ बेटा? नॉशनल का मतलब है आर्टिफिशियल। मतलब हम अगर ऐसा करते हैं, हम मानते हैं, नॉशनल कॉल का मतलब है आर्टिफिशियली अगर मैंने कॉल किया, यानी मैं क्या कर रहा हूं बताओ, ये बोलो, समझ में आ रहा है? मैं रफ में करके देख रहा हूं। अगर मैंने क्या किया, ये किया, तो सिचुएशन क्या बनेगी? मुझे एक बात एज अ लिक्विडेटर समझ में आ गई, ध्यान से सुनना, मुझे एक बात एज अ लिक्विडेटर समझ में आ गई कि अगर पैसा मंगवाया तो देना भी पड़ रहा है। तो बताओ मैं किसकी बात करूंगा? नेट सेटलमेंट की। तो मैं एक रफ कैलकुलेशन करके रख लेता हूं। कल को मान लो इक्विटी शेयर होल्डर आए तो, अरे समझा तो सकता हूं भाई साहब, देख लो ये रफ कैलकुलेशन है और तुम्हें दिक्कत आ रही है तो समझ लो इसे बैठकर। अब डेफिसिट कितना पड़ रहा था? 7,000, जिसकी वजह से तुमसे मंगवाना पड़ा, तुमसे मंगवाना पड़ा। अगर तुमसे मंगवाता तो 45,000 मंगवाना पड़ता, तो मैंने मंगवाया नहीं 45,000, मैं रफ में सोच रहा हूं मंगवाना पड़ता तो 45,000 आता, और 45,000 आता तो समझ में आ रहा है 38,000 मुझे देना भी पड़ता। लेकिन ये कौन सा अमाउंट है? नॉशनल। मैंने मंगवाया नहीं है, मंगवाता तो ये सिचुएशन आती। मुझे बताओ नेक्स्ट, नॉशनल अमाउंट अवेलेबल फॉर, बोलो, ईच इक्विटी शेयर। अच्छा, ये जो 38,000 ये किसके लिए है? सबके लिए। अब मैं एक की बात कर रहा हूं, बताना ईच। 38,000 रुपीज डिवाइडेड बाय, वेरी गुड, ध्यान रखना टोटल नंबर ऑफ शेयर अब कितने हैं? 3800 शेयर। 4,000 शेयर नहीं है, 4 में से 200 तो इरिकवरेबल है। भाई साहब जिन्होंने समय पर पैसा ही नहीं दिया, अपना ही कमिटमेंट ब्रेक कर दिया, तो उनके बारे में मुझे सोचने की जरूरत? बोलो, बात समझ में आ गई? उनका जो पूरा है वो खत्म, बर्बाद हो गया। आपको पता है ना, कंपनी अगर पेमेंट नहीं करने पर फॉरफिट कर लेती है पैसे को, तो बोल रहा हमें देने की जरूरत ही नहीं है। वो बोल रहा 200 आदमी दे ही नहीं रहे, तो बेटा मैं आपसे मंगवाऊंगा, आप बोल रहे हम नहीं देंगे, तो बताओ फिर हम भी कमिटमेंट नहीं निभाएंगे। तो उनको तो दिमाग से निकाल दो। बताओ एक शेयर के लिए कितना? 10 रुपी पर शेयर, ₹10 पर शेयर। बोलो आ गया? ये एक्चुअल है या नॉशनल है? कब देना पड़ेगा? अगर मंगवाएंगे तो देना पड़ेगा। ध्यान रखना मेरे पास कितनी कैटेगरी के शेयर हैं? 2 कैटेगरी के शेयर है, एक फुल्ली पेड अप है और एक ना 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 फुल्ली पेड अप है, नॉशनली फुल्ली पेड अप है। भाई साहब ये पैसा मंगवाने के बाद फुली पेड अप नहीं हो गया क्या वो 1,800? अरे वो 2,000 तो पहले से फुली पेड अप थे। मैं ये सिचुएशन कब डिस्कस कर रहा हूं? जब मैंने 1,800 से पैसा मंगवा लिया, तभी तो बात कर रहा हूं मैं आपसे। तो बेटा एक एक्चुअल में फुली पेड अप है, एक नॉशनली फुली पेड अप है। समझ में आ रहा है? एक एक्चुअल में फुली पेड अप। ऑनलाइन वाले बच्चों को जा रहा है क्या होगा बेटा? ऑनलाइन वाले बच्चों ऑडियो वीडियो आ रहा है क्या? ये कैसे आ रहा है इनके पास? अच्छा चलो ठीक है। मुझे ये बताओ, एक फुली पेड अप है एक्चुअली और एक नॉशनली, लेकिन भाई साहब दोनों हो गए ना फुली पेड अप। तो मैंने कहा ये अमाउंट बताओ कब अवेलेबल है? अगर हमने उनसे पैसा मंगवा लिया तो ये बचेगा, क्योंकि दोनों फुली पेड अप हो जाएंगे तो ये सबको ही देना पड़ेगा। चलो आ जाओ। अब बेटा मैंने नॉशनली बात कर ली, अब बताओ मैं किसकी बात करूं? अब एक्चुअल की बात करूं। आ गया? तो मुझे ये बताओ अमाउंट, अमाउंट बोलो पेबल टू, बोलो, अरे यार कमाल कर रहे, प्रेफरेंस कहां से आ गया? प्रेफरेंस को तो गोली मारो। मैं बात इक्विटी की कर रहा हूं, प्रेफरेंस का तो मैं पेमेंट 1,00,000 रुपए लिखवा चुका ना आपको पहले ही। बोलो, वेरी गुड। 2,000 शेयर्स एट द रेट ऑफ रुपीज
100 ईच फुल्ली पेड अप। बोलो कितना? आ गया समझ में? इनको तो 10 रुपए पर शेयर पकड़ा दूंगा। दूसरा बोलो, अमाउंट रिसीवेबल फ्रॉम 1800 शेयर्स एट द रेट ऑफ रुपीज 100 ईच 75 पेड अप। बेटा मुझे सबको 10 रुपए देने, एक तो एक्चुअली फुली पेड अप है तो उनको तो 10 रुपए देने, इनको भी 10 रुपए देने, लेकिन कब? बेटा 25 रुपए मंगवाने के बाद 10 रुपए देने हैं। तो पता है मैं इनसे क्या बोलूंगा? भाई साहब 25 रुपए मंगवाऊंगा तभी तो फुली पेड अप हो गया आप। तो ऐसा करो ना, तो मैं 25 रुपए मंगवा रहा ना मैं 10 रुपए आपको दे रहा, बताओ मैं किसकी बात कर लेता हूँ? ₹15 पर शेयर। तो इनसे तो बेटा मैं रिसीव करूंगा और इनको पे करूंगा। गया क्या दिमाग में? लॉजिकल डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है। और ये जो वर्किंग नोट 1 2 3, ये मैंने आपको कहा था कल भी, ये एक ही वर्किंग नोट है, मैं टुकड़ों में बना रहा हूं ताकि आपको समझ में आ जाए। तो पहले में बताओ मैंने क्या किया? नॉशनल की बात की टोटल में, फिर सेकंड में पर शेयर नॉशनल की, फिर मैंने कहा एक्चुअली सब इनको तो देना ही देना है, इनसे मंगवाने के बाद देना है तो मैं नेट की बात कर लूंगा। समझ में आया? लिखो, फिर भी अगर कुछ पूछना हो तो बेटा अभी लास्ट में पूछ लेना, एक बार कंप्लीट कर लेते हैं इसे। जिस भी बच्चे को डाउट है वो पूछ लेना एक बार। हाँ बिल्कुल 200 वाले बेनिफिट में रहे। बेटा मैंने क्या कहा? लास्ट में पूछ लेना, अभी लिख लो एक बार। समझ में आया? अभी अभी कहा मैंने, क्योंकि अभी मेरी बात क्या नहीं हुई, इसलिए मैंने कहा बाद में पूछ लेना, एक बार मैं कंप्लीट कर लूँ ताकि आपके चीजें क्लियर हो जाए।
हो गया। हटा दूं अभी से? चलो अब मैं इसे हटा रहा हूँ, जल्दी लिखो। अब बेटा ये बताओ, वो स्टेटमेंट आपके सामने बना हुआ है, अब हम वहां जाके बताओ क्या कर देते हैं, फिल कर देते हैं। तो एक से तो बताओ क्या लिया है अमाउंट, और एक को दिया है। तो चलो वहां स्टेटमेंट में चलो। बाय इक्विटी शेयर होल्डर्स 2000, कितना हो जाएगा, 20 टू इक्विटी शेयर होल्डर, या फिर क्या लिख सकते हो, कॉन्ट्रीब्यूटरीज, वो आपकी चॉइस है, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। 1800 शेयर इंटू 15, 27,000। भाई साहब कुछ आया समझ में? 27,000 आए तो 7,000 प्रेफरेंस को चले गए, तो जो मैंने पहले किया था आपको पेमेंट कर दो, कोई दिक्कत नहीं, पैसा आ जाएगा। और 20,000 इनको चले गए। क्लियर हो गया? सर कुछ समझ में नहीं आया ये वो देंगे और ये डिस्ट्रीब्यूशन का। बेटा मैंने लास्ट क्लास में, अगर आपको याद हो तो, बहुत अच्छे तरीके से एक बात बोली थी, आप इसको किस नजरिए से नहीं देख सकते, अगर याद आ रहा हो तो। मैंने कहा था बेटा यहां पर एक चीज है ना, अपने दिमाग में क्लियर कर लेना, मैं पेमेंट नहीं कर रहा। बच्चा हमेशा बताओ एक एंगल लेकर चलता है कि इक्विटी को पेमेंट इतना कर दिया, सर ये इक्विटी को पेमेंट कर दिया, इस वो नाराज नहीं हो जाएगा क्या, समझ? अरे पेमेंट कर ही नहीं रहा भाई साहब, मैं क्या कर रहा हूं, इनका लॉस इक्वल कर रहा हूं। पेमेंट करने के लिए मेरे पास 4 लाख रुपए होने चाहिए थे। अरे 2 लाख रुपए तो उनको देने के, 2,000 मल्टीप्लाई बाय 100, 2 लाख रुपए तो उन्हें देने के लिए चाहिए थे। और दूसरे 1800 मल्टीप्लाई बाय 75, 2-4 लाख रुपए कितने बनते हैं उनके, 1800 मल्टीप्लाई बाय 75, 135, यानी मेरे पास कितने होने चाहिए थे, 335 होने। अरे आ रहा है समझ में? तब जाके मैं किसकी बात करता बेटा, पेमेंट की बात करता। मैं पेमेंट की बात इस क्वेश्चन में बिल्कुल भी नहीं कर रहा। मैं बताओ क्या करना चाह रहा हूं, लॉस इक्वल करना चाह रहा हूं। समझ में आया? अब आप इस सिचुएशन में आप देखो बेटा, 2000 शेयर होल्डर, जो आप क्वेश्चन में देखो, आपके 2000 शेयर होल्डर बताओ क्या थे, फुल्ली पेड अप थे, एट द रेट ऑफ ₹100 ईच, फुल्ली पेड अप। उनको कितने दिए, 10 रुपए दिए। बताओ उन्हें पर शेयर कितने का लॉस हुआ? अरे 90 का लॉस हो गया भाई। 100 लिए थे और आपने 10 रुपए दिए। चलो रिमेनिंग 2000, जिसमें से 200 कौन थे, इंसॉल्वेंट थे, उनको हटा दो, उनसे तो बात भी नहीं करेंगे। बचे हुए बताओ 1800 शेयर्स, 100 रुपीज, कितना पेड अप थे, 75 पेड अप थे, 75 रुपए पेड अप थे। उनको दिया या उनसे लिया? कितना लिया बेटा, 75 तो वो पुराना डूब गया, 15 रुपए ये डूब गया। समझ में आया? तो अरे 90 रुपए डूबा या नहीं डूबा? तो अगर आप देख पा रहे हो तो मैंने दिया किसी को भी नहीं है, मैंने तो इन लोगों का लॉस इक्वलाइज किया। वो उसमें क्या है, बच्चा हमेशा इसे किस नजरिए से देखता है, पेमेंट के नजरिए से देखता है, तो हमेशा इसमें कंफ्यूजन क्रिएट कर लेता है अपने आप ही। जबकि बेटा यहाँ पेमेंट हो ही नहीं रहा। एक के 100 रुपए पेड अप है तो 10 रुपए दे रहे हैं, तो 90 का नुकसान हो रहा है। दूसरे का 75 रुपए पेड अप है, उसे 15 रुपए मंगवा रहे हैं, तो उसका भी 90 का नुकसान हो रहा है। आई बात समझ में? सर वो 200 तो बच गए, बेटा बचे थोड़ी, उल्टा वो भी कितने के नुकसान में गए, 75 के नुकसान में गए। बोलो आ गया समझ में? उनको तो हमने हमारी कैलकुलेशन और डिस्कशन से बाहर ही निकाल दिया। क्यों बेटा? उनके बारे में तो बिल्कुल सोचने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जब मैंने उनसे डिमांड किया तो वो कौन निकले, इंसॉल्वेंट। इंसॉल्वेंट का मतलब बोलो कुछ पैसा नहीं दिया। अगर मान लो कंपनी के पास कुछ बच भी जाता देने के लिए, तो कंपनी उनको नहीं देती, क्योंकि जब कंपनी ने डिमांड किया था तब, क्योंकि उनको देने की नौबत आई नहीं। पहले किसकी नौबत आई? अरे अगर देने की नौबत खाली मुझे देना ही देना है, तो बेटा वो इंसॉल्वेंट है या क्या है, मुझे लेना देना नहीं है। अरे पहले मुझे क्या करना है उनसे, बेटा पहले तो मुझे उनसे पैसा लेना पड़ा।
तो जब मैं मांगने गया तो उन्होंने हाथ खड़े कर दिए, बोला हम तो नहीं दे पाएंगे, तो ठीक है ना, बात ही खत्म। फिर वो तो पिक्चर से क्लियर हो गए। अब मैं उनके बारे में बिल्कुल सोचूंगा नहीं, क्योंकि वो अपना कमिटमेंट पूरा नहीं कर रहे। तो उनका तो पैसा फॉरफिट हो गया, जो भी आया था। अगर बनता भी है तो अब मैं लौटाऊंगा नहीं, क्योंकि पहले मैं मांग रहा हूं, वो मना कर रहे हैं, तो अब मैं दूंगा नहीं। वो अपनी लायबिलिटी से फ्री, क्योंकि वो इंसॉल्वेंट है, मैं भी अपनी लायबिलिटी से फ्री, क्योंकि वो कमिटमेंट पूरा नहीं करके बैठे। अब आ गई कहानी समझ में पूरी की पूरी। बिल्कुल भाई साहब, फिर आपको पता ही नहीं चलता। अरे कोई पार्टी इंसॉल्वेंट है, किसको इंसॉल्वेंट बोलते हैं? जो अपनी लायबिलिटी पे करने में कैपेबल नहीं है। भाई साहब, जब किसी के घर मांगने नहीं जा रहे तो तुम्हें क्या पता चल रहा है वो इंसॉल्वेंट है सॉल्वेंट है? तुम्हें तो देना है ना, तुम थोड़ी इंसॉल्वेंट हो, तो तुम तो देकर आ जाओ। तू इंसॉल्वेंट हो गया, मैं नहीं दूंगा। भाई साहब, इंसॉल्वेंट वो हुआ है यानी अपनी लायबिलिटी से वो फ्री हुआ है, मैं थोड़ी फ्री हुआ हूं। किसी इंसॉल्वेंट पर्सन से आपने 50 लाख रुपए ले रखे हैं, तो आप थोड़ी लायबिलिटी फ्री हो गए, आपको तो देने पड़ेंगे अगर देना है तो। कब तक? जब तक आप इंसॉल्वेंट नहीं हो रहे। आ रही है बात समझ में? तो बेटा, इंसॉल्वेंट कोई पर्सन हो रहा तो केवल और केवल उसकी लायबिलिटी पर इंपैक्ट आ रहा है, हमारी लायबिलिटी पर कोई इंपैक्ट नहीं आ रहा। अगर हमारा बनता है देने का, तो 101% देना पड़ेगा आपको। आप पूछो, क्या पूछना है? हाँ बोलो। इधर नालायक, तेरे से ही पूछ रहा हूं, हो गया? बेटा यू आर नॉट ऑडिबल। बेटा आवाज आ रही है कि जल्दी सारे बच्चे बोलो। बेटा ऑडियो वीडियो क्लियर है क्या? अरे नालायको, इतनी देर लगती है वाई एंटर करने में? केवल माधव ने एंटर किया है। कोमल बेटा, आप ही क्या इशू है? ठीक है ना, आप ही क्या प्रॉब्लम है, इधर नहीं है कोई इशू। क्या अब आ गई हुई ना, बीच में लैग हो रही है। नेक्स्ट, अब इनसे ये भी पूछ लेता हूं। अरे सबको सवाल समझ में आ गया? अब इस पे भी वाई एंटर कर दो और जल्दी से एंटर कर देना। चलो, क्लियर हो गया? अच्छा, पिछले केस में बताओ हमने क्या किया था। बेटा अब दोनों जो दो क्वेश्चन करवाए ना, उन दोनों को सॉल्व करना घर पे जाके, और दोनों में डिफ्रेंशिएट करना सीखना। ये नहीं कि सर आपने, बाद में बच्चे बोलते हैं आपने 4 मेथड बताए थे, आपने, मैंने कोई मेथड नहीं बताया भाई साहब। मैंने कोई एक भी मेथड ना तो लिखवाया ना बताया। बेटा सिचुएशन बदल रही है तो वर्किंग भी बदल रही है, बस। उस लास्ट वाली सिचुएशन में देखो तो बताओ, सबको पेमेंट करने के बाद इक्विटी के लिए पैसा बच रहा था। अब की बार बेटा प्रेफरेंस के लिए पैसा नहीं बच रहा, मंगवाने के बाद उनके लिए बच रहा है। तो दोनों की सिचुएशन में डिफरेंस है। नेक्स्ट, ये रहा आपका एग्जाम्पल नंबर 11। बेटा एग्जाम्पल नंबर 11 पर जाने से पहले लिख लो आप लोग सारे बच्चे, एग्जाम्पल 11। एग्जाम्पल नंबर 11, 7.29। एग्जाम्पल 11 7.29। देखो एक चीज बताता हूं आपको, इस एग्जाम्पल नंबर 11 में जाने से पहले, मान लो बेटा, अच्छा लिक्विडेटर को क्यों अपॉइंट किया गया? ताकि वो बायस नहीं हो, क्योंकि कहीं ना कहीं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, बताओ क्या हो सकते हैं, बायस, सब जानकार हैं उनके। कंपनी को हो सकता है उनके किसी रिलेटिव ने लोन दे रखा हो तो गड़बड़ ना कर दें। गड़बड़ से बचने के लिए बताओ हमने किसको अपॉइंट करवाया? लिक्विडेटर को। लिक्विडेटर बताओ किसको पेमेंट करेगा? किसको पेमेंट करेगा? हाँ कौन होंगे यार सीक्वेंस? भाई सिक्योर्ड क्रेडिटर को, प्रेफरेंशियल क्रेडिटर को, डिवेंचर होल्डर को, अनसिक्योर्ड को, प्रेफरेंस शेयर होल्डर को, और इक्विटी, ये सीक्वेंस है। ये पेमेंट करेगा इस तरीके से। पेमेंट तो चेंज, लिक्विडेशन पर पेमेंट का सीक्वेंस नहीं बदलेगा, वो आपको समझ में आ गया। तो वो इस तरह से पेमेंट करेगा। ये बताओ क्या लिक्विडेटर भी बायस हो सकता है क्या? बड़ा मोस्टली नहीं होगा। क्यों होगा? क्योंकि जब आदमी ही इंडिपेंडेंट है,
हमने लिक्विडेटर के, आप जब जाओगे तो हमारा कोई अकाउंटिंग का व्यू नहीं है, लिक्विडेटर के बेटा क्वालिफिकेशन और डिसक्वालिफिकेशंस होते हैं, यानी ये क्वालिटीज होनी चाहिए और ये क्या है, ये डिसक्वालिफिकेशंस है। अगर ये कंडीशंस होंगी तो वो डिसक्वालीफाई हो जाएगा, तो वो तो लॉ का मैटर है, हमें कोई लेना देना नहीं है। तो बताओ अगर लिक्विडेटर कोर्ट ने अपॉइंट किया होगा तो, अरे क्वालिफाइड होगा ना, उसकी कुछ तो यानी कुछ ना कुछ उसमें खूबी होनी चाहिए। और एक खूबी अगर हम बात करें तो बताओ वो क्या होना चाहिए, कंपनी से किसी भी तरह का ना तो डायरेक्ट रिलेशन रखता हो ना ही कोई इनडायरेक्ट, यानी कुछ कोई फैमिली मेंबर, वो पूरा का पूरा गणित है। बेटा जब उसका कोई लेना देना ही नहीं कंपनी से, अगर आपको एक दो आदमी के झगड़े में बिठा दिया जाए, आपको जज बना दिया जाए और आप दोनों आदमी को नहीं जानते, तो बताओ आप दोनों की बातों को सुनकर एक फैसला दोगे और वो फैसला पूरे चांसेस है वो बायस नहीं होगा, क्योंकि आप दोनों को ही नहीं जानते, आपके लिए तो दोनों एक सार है। हाँ अगर आप एक तरफ आपका फैमिली मेंबर है और दूसरी तरफ कोई अननोन पर्सन है, तो बेटा पूरे चांस है आप फैमिली मेंबर की तरफ ज़्यादा झुकाव रहेगा आपका, कहीं ना कहीं आप उसको रिलैक्सेशन देने की कोशिश करोगे। तो वही इंडिपेंडेंट पर्सन का मतलब ही ये है। ये बताओ लिक्विडेटर एक इंडिपेंडेंट पर्सन है, उसका कंपनी और कंपनी के लोगों से कोई लेना देना नहीं है, तो वो आएगा कोई गड़बड़ नहीं करेगा। लेकिन हाँ हो सकता है कोई आदमी बताओ क्या करे, उस पर विश्वास ना करे। भाई हो सकता है डिवेंचर होल्डर बोल दे कि हमें इस पर भरोसा नहीं है, ये कुछ हमें तो लग रहा है बायस्ड है, कहीं ना कहीं ये इन्फ्लुएंस में आ रहा है, समझ में आ रहा है। या फिर कौन बोल दे, अब बोलो इक्विटी क्यों बोलेगा यार, अगर इक्विटी बोल के भी क्या कर लेगा, सबसे लास्ट में पेमेंट होना है, समझ में आ गया। तो हो सकता है अनसिक्योर्ड क्रेडिटर बोल दे ये बायस है, यानी कहने का मतलब है कोई हो सकता है कोई उस पर उंगली उठा दे और बेटा वो कहां चला जाए, कोर्ट में चला जाए। मान लो क्रेडिटर्स, अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स कहां चले गए, कोर्ट चले गए, भाई साहब हमें तो इस आदमी पर भरोसा नहीं है, हमें नहीं लग रहा है ये जेन्युइन पेमेंट कर रहा है, ये है ना कहीं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर से मिलकर कुछ गड़बड़ कर रहा है। तो बताओ कोर्ट क्या करेगा, कन्विंस करता है भाई साहब ऐसा नहीं है, इस आदमी का कोई लेना देना नहीं है। और फिर भी अगर आप सेटिस्फाइड नहीं हो तो बताओ हम क्या करते हैं, एक दूसरा आदमी अपॉइंट कर देते हैं, ये लो आपकी संतुष्टि के लिए दूसरा। देखो किसको नाराज नहीं करना बेटा, आउटसाइडर को लॉ पूरा प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है, क्योंकि आउटसाइडर मनी अगर मिलना बंद हो जाएगा तो फिर तो कंपनी का कॉन्सेप्ट ही फ्लॉप हो जाएगा। तो पूरा लॉ में एक पूरा तरीके से प्रोविजन बने हुए हैं। कोर्ट बोलता है भाई साहब हमने एक अनबायस्ड आदमी दिया, एक इंडिपेंडेंट आदमी दिया, फिर भी आपको भरोसा नहीं तो हम चेंज कर देते हैं, कोई टेंशन नहीं है, हम आपको विश्वास दिलाते हैं आदमी बायस नहीं है, और फिर भी आपको लग रहा है, ये लो हम एक आदमी चेंज कर देते हैं, ये लो। बेटा इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं रिसीवर, समझ में आ गया। लेकिन ध्यान रखना कंपनी बंद कौन करेगा, लिक्विडेटर ही लिक्विडेशन करता है, रिसीवर नहीं कर सकता लिक्विडेशन। अच्छा रिसीवर कहां तक की एक्टिविटी करेगा, केवल और केवल अनसिक्योर्ड क्रेडिटर तक की एक्टिविटी करेगा। कहने का मतलब यह है इस आदमी ने इस पर ऑब्जेक्शन लगा दिया, तो लिक्विडेटर अगर कोर्ट, या तो इनको कन्विंस कर दिया जाएगा, ये कन्विंस नहीं होते तो बताओ कोर्ट क्या करेगा, एक इंडिपेंडेंट पर्सन विच इज नोन एज रिसीवर अपॉइंट कर दिया जाएगा, और किसके पावर, लिक्विडेटर के सारे पावर किसको ट्रांसफर हो जाएंगे, रिसीवर को। कब तक, जब तक अनसिक्योर्ड क्रेडिटर का पेमेंट नहीं होता। तो भाई साहब लिक्विडेटर बैठ जाएगा साइड में, बताओ ये आगे करेगा क्या रिसीवर, बेटा कुछ असेट के चार्ज, सारी असेट के नहीं, कुछ असेट के चार्ज लेगा, उनको बेचेगा, उनसे जो पैसा आएगा वो सबसे पहले किसको देगा, प्रेफरेंशियल क्रेडिटर को। ध्यान रखना सीक्वेंस नहीं बदलेगा, चाहे पेमेंट कोई भी करने आ जाए, प्रेफरेंशियल क्रेडिटर को, फिर अनसिक्योर्ड क्रेडिटर को बुलाया। अनसिक्योर्ड क्रेडिटर को पेमेंट करने के बाद जो बचेगा वो लिक्विडेटर को पकड़ाएगा और चला जाएगा। गया क्या दिमाग में, ये बताओ इसका मतलब रिसीवर भी क्या करेगा, अपना काम करेगा। बेटा रिसीवर एक स्टेटमेंट बनाता है, उसे हम क्या बोलते हैं, रिसीवर्स रिसिप्ट एंड
पेमेंट अकाउंट। बोलो आ गया समझ में? रिसीवर जो अकाउंट बनाकर देगा उसे बोलेंगे रिसीवर्स पेमेंट अकाउंट। भाई साहब है क्या ये? अरे लिक्विडेटर फाइनल स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट ही है, लेकिन अब की बार ये अकाउंट अरे दो लोग बनाएंगे, एक लिक्विडेटर बनाएगा और एक रिसीवर बनाएगा। बोलो आ गया समझ में? जो रिसीवर बनाएगा उसे क्या कहेंगे? रिसीवर रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, और जो लिक्विडेटर बनाएगा वो लिक्विडेटर। गया दिमाग में? लेकिन ध्यान रखना, अगर किसी ने रिसीवर अपॉइंट करवा दिया तो लिक्विडेटर कब तक काम नहीं करेगा? जब तक रिसीवर का काम पूरा नहीं होता। तो बताओ ये क्या करेगा? टू असेट्स नॉट स्पेसिफिकली प्लेज्ड, वही असेट्स लेगा वही बेचेगा। टू सरप्लस, अगर कोई होगा तो, समझ में आ गया? बाय प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स, डिबेंचर। सर अगर प्रेफरेंशियल क्रेडिटर ने अपॉइंट करवाया तो खत्म, बस जिसने अपॉइंट करवाया वहां तक का पेमेंट होगा। सर डिबेंचर होल्डर ने अपॉइंट करवाया तो बाय, समझ में आ गया? यार ये काम करेगा तो ये भी तो क्या लेगा? बाय रिसीवर्स रेम्युनरेशन, समझ में आ गया? कोर्ट जो डिसाइड करेगा बाय रिसीवर्स, कोई खर्चा वर्चा करेगा ये? अगर कोई खर्चा दे रखा है, खर्चा क्या होगा बेटा? लाइबिलिटी पे करेगा तो साइन वाइन तो करवाएगा ना, ये भी स्टैम्प पर, वो तो क्वेश्चन बताएगा जो भी खर्चा होगा। उसके बाद कुछ बच गया तो बाय सरप्लस ट्रांसफर टू लिक्विड, ये बच गया है ट्रांसफर कर दिया। यहां पर क्या आ जाएगा? टू सरप्लस और टू असेट्स नॉट स्पेसिफिकली प्राइस। भाई कुछ असेट तो वो बेचेगा ताकि ये पेमेंट कर सके अपने, और कुछ असेट्स ये बेचेगा। वो तो क्वेश्चन बताएगा कुछ असेट उसने बेची या सारी असेट बेच दी, वो क्वेश्चन सारी चीजें मेंशन कर देगा। चलो मैं आगे, और फिर बताओ यहां किसका पेमेंट होगा? बाय, अगर ये डिवेंचर होल्डर ने अपॉइंट करवाया तो बाय अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स, बाय प्रेफरेंस शेयर होल्डर, बाय इक्विटी शेयर होल्डर, और ये लिक्विडिटी रेम्युनरेशन या कॉस्ट वॉस्ट आ जाएगा। कुल मिला के बात समझ में आई कि स्टेटमेंट तो वो ही बन रहा है, एक ही बन रहा है, लेकिन दो पार्ट्स में बनेगा। क्यों बेटा? क्योंकि कुछ लोगों को लिक्विडेटर के वर्किंग पर, अरे काम तो वही होगा ना, असेट्स बिकेंगे और पेमेंट होगा, लेकिन लिक्विडेटर की वर्किंग पर भरोसा नहीं है। अगर भरोसा नहीं है तो कोर्ट बोलता है ये लो काम तो वही करवाना है, अगर आपको इस आदमी में भरोसा नहीं तो दूसरे से करवा देते हैं। समझ में आया? तो ये बताओ क्या मोटी मोटी बात समझ में आ गई? रिसीवर अपॉइंट की करवाया जा सकता है, वो कोई पार्टी अपॉइंट करवाएगी, कौन करवाएगी वो क्वेश्चन मेंशन करेगा। रिसीवर कभी भी कंपनी का क्या नहीं करता? लिक्विडेशन नहीं करता बेटा। वो लिक्विडेटर का कुछ टू द एक्सटेंट किसी पर्टिकुलर लिमिट तक काम करता है। क्यों? क्योंकि ताकि एक फेथ बना रहे कि हमने आपको, ऐसा नहीं कि आदमी हमने थोपा। अगर यही काम करवाना होता, मान लो किसी को लिक्विडेटर पर भरोसा नहीं है और हम फिर भी उसको थोप दे, तो यही काम तो किससे करवा सकते थे हम? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर से भी करवा सकते थे। तो पब्लिक बिलीव को बनाए रखने के लिए कोर्ट ऐसे कभी कभी एक्शन ले लेता है, तो कोई बहुत बड़ी बात है नहीं। चलो मैं आगे, अब इस व्यू के साथ बताओ हम क्या करते हैं? इस क्वेश्चन को रीड करते हैं। बोलो, पूछना है कुछ? रिसीवर बेटा अगर रिसीवर से दिक्कत है तो कोर्ट बोलेगा इधर आ, इधर आ, जा नहीं देते, जा बिगाड़ ले। ऐसे थोड़ी आप उससे भी दिक्कत है, उससे भी दिक्कत है। कुछ लोग होते हैं कि ये खराब वो खराब वो खराब, जबकि एक्चुअल में वो खुद ही प्रॉब्लमेटिक होते। और भगवान पैदा करता है ऐसे आइटम। इस दुनिया में प्रॉब्लम है ही उन लोगों की वजह से, सारे एक से तो है नहीं। 30% प्रॉब्लमेटिक लोग हैं यहाँ पर, जिनका काम ही क्या है, बस शांति नहीं रहनी चाहिए। आपको अपनी फैमिली में मिल जाएंगे, पड़ोस में भी मिल जाएंगे, सब जगह होते ही है। ठीक है, वो हर जगह अशांति इसीलिए तो बनी रहती है, वरना बेटा कलयुग में शांति हो गई, सारे लोग
साउंड माइंड के हो गए, एकदम बढ़िया है, फर्स्ट क्लास सोच समझ वाले हैं, तो फिर कलयुग कैसे कहेंगे? ठीक है ना, फिर तो सतयुग हो जाएगा। तो भगवान कुछ को हमेशा क्या करता है, उसका उसका सॉफ्टवेयर ही नेगेटिव होता है, पॉजिटिव होता है नहीं। वो हर चीज में नेगेटिविटी ढूंढ ही लेगा, आप उसको कुछ भी बोलो, हर चीज में नेगेटिविटी ढूंढ लेगा। दो तरह के लोग होते हैं, एक आशावादी ऑप्टिमिस्टिक और एक निराशावादी। आप निराशावादियों के साथ रहोगे, जिन जीवन बर्बाद हो जाएगा और आपको पता भी चल जाएगा यार मैं किस आदमी के साथ घूम रहा हूँ। और आप एक आशावादी आदमी के साथ, वो बेटा अंधकार में भी कुछ ना कुछ ढूंढ ही लेगा। तो अगर इसीलिए तो हमारी संगत क्या करती है, मैटर करती है। देखो आप किसके साथ बैठे हो उससे आपकी वैल्यू है। आप सब्जी, कभी सब्जी खरीदने जाओ, एक तरफ आलू रखे और एक तरफ एक 1 kg का वेट रखा है, बेटा उन आलूओं पे 10 15 20 मक्खियां आके बैठ जाए, आपकी नजर ही नहीं जाएगी, ना तो आपकी जाएगी, ना सब्जी बेचने वाले की जाएगी, ना सेलर की जाएगी, ना परचेजर की जाएगी। ठीक है, आप सुनार की दुकान पर जाओ, एक अंगूठी का वेट हो रहा है, एक मक्खी आके बैठ गई अंगूठी पर, वो भी उड़ाएगा और आप भी उड़ाओगे, क्योंकि बेटा मक्खी का वेट हो गया तो बहुत कॉस्टली पड़ जाएगी वो। समझ में आ रहा है? तो आप किसके साथ बैठे हो उससे आपकी वैल्यू डिसाइड होती है। ये छोटी छोटी बातें हैं जो आप इग्नोर करते हो, जबकि लाइफ में बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। एक 20 50 मक्खी बैठी है, सब आलू तुल रहा है, जब कोई दिमाग ही नहीं लगा रहा। ठीक है ना, आपस में बात कर रहे हैं, हाँ कल मैं वहां गया था, 15 अगस्त को मैंने ये किया वो किया, वो रिजल्ट में वो फेल हो गया, आप बातें कर रहे हो, फर्क ही नहीं पड़ रहा कितनी। कभी आपने गौर ही नहीं किया होगा, ऐसा होता भी है। लेकिन आप किसी सुनार की दुकान पर देखना, जब आप ज्वेलरी परचेज करने जाओ, बेटा पूरा उसमें साफ करके, साफ करवाते हैं कस्टमर, उसमें डस्ट भी नहीं होनी चाहिए। आप देखना, आप खैर जाते नहीं इसलिए पता है, मैं तो वाइफ के साथ जाता रहता हूँ, तो साफ करवा के वो करके फिर उसका वेट होता है। क्यों? क्योंकि वहां पर वैल्यू हो जाती है एक एक चीज की। तो आप जिसके साथ बैठो, इसलिए हमेशा सही लोगों के साथ बैठो, वो खुद तो आगे जाते ही है, साथ में आपको भी खींच ले जाते हैं। और गलत लोगों के साथ बैठोगे तो वो खुद तो गर्द में जाएंगे ही जाएंगे, उनका तो खैर होना ही नहीं है, उनकी तो किस्मत में लिखा हुआ है। कई बार हम हमारी संगति उनके साथ बनाते हैं, हम जबरदस्ती चले जाते हैं उनके साथ। तो अपने आसपास वालों को थोड़ा सा ऑब्जर्व करो, अच्छा है तो उसके साथ रहो, बुरा है तो भी रहो, क्योंकि छोड़ने वाले तो हो नहीं आप मेरे कहने से। आ जाओ, और आप छोड़ना भी चाहोगे तो वो नहीं छोड़ने देगा, क्योंकि फिर आप आगे निकल जाओगे। ठीक है ना, ये हमारे यहाँ चलन भी है ये। वो जाने भी नहीं देगा आपको। CB Limited give the following ledger balance on 30th September 13. Land and building, ये रहा। Current assets, profit and loss, डिबेंचर इशू एक्सपेंस नॉट रिटर्न ऑफ, ये आ गया शेयर कैपिटल। जल्दी से बताओ, डिबेंचर इशू एक्सपेंस नॉट रिटर्न ऑफ, जल्दी क्या होगा इसका? डिबेंचर इशू एक्सपेंस नॉट रिटर्न ऑफ, वेरी गुड। कोई लेना देना? आ गई बात समझ में? अरे कोई सा भी हो, एंस हो, वेंस हो, टेंस हो, हमें कोई लेना देना नहीं है। मैंने आपको पहले बता दिया, मुझे असेट्स लाइबिलिटी चाहिए, आ गया समझ में? मुझे किसी से कोई लेना देना नहीं है। ये आ गया आपका प्रेफरेंस शेयर्स, इक्विटी शेयर्स और इक्विटी शेयर्स। इक्विटी शेयर कितने हैं? फिर दो हैं, एक फुली पेड अप है और एक 7.5 पेड अप है। तो आपको पता है क्या करना है, वो आपको समझ में आ गया होगा। डिबेंचर्स, मोर्गेज लोन, बैंक ओवरड्राफ्ट, क्रेडिटर फॉर ट्रेड, इनकम टैक्स एरियर, असेसमेंट कंक्लूडेड इन जुलाई 13। असेसमेंट ये मुझे कोई लेना देना है नहीं, ये कब का है, ये केवल और केवल किस लिए दे रखा है? अरे परेशान करने के लिए, बच्चा फालतू का दिमाग लगा। असेसमेंट कब कंक्लूड हुआ, यानी फाइनलाइज हुआ जुलाई में। आपकी लाइबिलिटी कब बनी? जुलाई 13 में। समझ में आया? जुलाई 13 में। कंपनी कब बंद हो रही है? इसका मतलब ये क्या है? अरे 26,000 क्या है? वेरी गुड यार, देनी है तो कौन से कहाँ बोलता है? प्रेफरेंशियल क्रेडिटर। बोलो आ गया समझ में? क्योंकि मैंने क्या था याद है, गवर्नमेंट ड्यूज, लास्ट 12 मंथ के गवर्नमेंट ड्यूज, सितंबर 13 में कंपनी बंद हो रही है और ये जुलाई 13 की लाइबिलिटी है। सब 11 12, ये मुझे मतलब है क्या?
पुराना कोई टैक्स ड्यू चला रहा है किसी साल का, मुझे क्या लेना देना, कंक्लूड फाइनलाइज कब हुआ है, आज हुआ है, तो बताओ लायबिलिटी कब बनी, अरे आज बनी ना, कब का चोरी कर रहा था, कब का क्या कर रहा था, हमें कोई लेना देना नहीं है, वो कंक्लूजन उसका हुआ जुलाई 13 में, तो जुलाई 13 की लायबिलिटी है ये। अब जुलाई 13 और सितंबर 13 लगा लो डिफरेंस, विद इन 12 मंथ है, तो ये प्रेफरेंशियल हो गया। ये इन्होंने केवल और केवल परेशान करने के लिए दिया है। मोर्गेज लोन वॉज सिक्योर्ड अगेंस्ट, यानी बोलो लिस्ट बी, तो सरप्लस या डेफिशिएंसी देखनी पड़ेगी। डिबेंचर वर सिक्योर्ड बाय द, और आपको पता है फ्लोटिंग चार्ज का मतलब पेमेंट में प्रायोरिटी दे दी जाएगी। ऑल अदर असेट्स एक्सेप्ट लैंड एंड बिल्डिंग। द कंपनी वॉज अनेबल टू मीट देयर पेमेंट एंड देयरफॉर द डिबेंचर होल्डर अपॉइंटेड अ फॉर, आ गया, कंपनी पेमेंट करने में कैपेबल नहीं थी, डिबेंचर होल्डर को किस पर भरोसा नहीं था, तो बताओ इन्होंने किसको अपॉइंट करवा लिया। अब वो कोर्ट में गए होंगे, क्या आर्ग्यूमेंट हुआ क्या नहीं हुआ हमें कोई लेना देना नहीं है, क्वेश्चन बोल रहा है रिसीवर अपॉइंट हो चुका भाई साहब, और किसके लिए अपॉइंट हुआ है, डिबेंचर होल्डर, यानी डिबेंचर होल्डर तक की वर्किंग और उसके बाद की वर्किंग, उसके बाद का रिसीवर कुछ भी नहीं करेगा क्योंकि वो उनके लिए अपॉइंट किया गया है। और ध्यान रखना, रिसीवर डिबेंचर होल्डर को पेमेंट नहीं कर सकता, उसको आना तो सीक्वेंस में ही पड़ेगा, ये नहीं कि डिबेंचर होल्डर ने अपॉइंट करवा दिया तो डिबेंचर होल्डर को पेमेंट हो जाएगा ना, आना तो सीक्वेंस में पड़ेगा डिबेंचर होल्डर का पेमेंट करने के लिए भी। ही बॉट द लैंड एंड बिल्डिंग टू ऑक्शन एंड रियलाइज 1,50,000। किसके बारे में बात कर रहा है, रिसीवर्स के बारे में। रिसीवर बताओ क्या लेकर आया, मैंने कहा ना सीक्वेंस नहीं बदल सकता। अगर आपको डिबेंचर होल्डर को पेमेंट करना है तो पहला पेमेंट सिक्योर्ड को होगा, दूसरा पेमेंट प्रेफरेंशियल क्रेडिटर को होगा, तीसरा पेमेंट डिबेंचर होल्डर को होगा। पेमेंट का सीक्वेंस तो वही रहेगा, सिक्योर्ड को तो पहले निपटाना पड़ेगा। तो बताओ, क्योंकि इसमें मोर्गेज लोन सिक्योर्ड है तो आपको ये लैंड एंड बिल्डिंग किसको बेचनी पड़ेगी, रिसीवर्स को बेचनी पड़ेगी। और बोल रहा है उसने लैंड एंड बिल्डिंग का ऑक्शन किया और कितने रियलाइज किए, ही ऑल्सो टुक सन्ड्री असेट्स ऑफ द वैल्यू 240 and realized, he means what, रिसीवर, या रिसीवर की बात चल रही है, ठीक है ना। उसने कुछ और असेट का चार्ज लिया जिनकी बुक वैल्यू मुझे उससे लेना देना है नहीं, बोला 2,40,000 की बुक वैल्यू को, और उसको रियलाइज कितने में किया, 2 लाख में। द बैंक ओवरड्राफ्ट, द बैंक ओवरड्राफ्ट वॉज सिक्योर्ड बाय द पर्सनल गारंटी ऑफ द 2 डायरेक्टर्स। देखना बैंक ओवरड्राफ्ट है क्या, हाँ ये रहा, 30,000 का बैंक ओडी है। ये बोल रहा है द बैंक ओवरड्राफ्ट जो कि 30,000 है वॉज सिक्योर्ड बाय द पर्सनल गारंटी ऑफ द 2 डायरेक्टर्स ऑफ द कंपनी एंड ऑन द बैंक रेजिंग अ डिमांड द डायरेक्टर पेड ऑफ द ड्यू फ्रॉम देयर। ये बोल रहा है बैंक ने बताओ क्या किया, ओवरड्राफ्ट दिया है, किसको, कंपनी को कोई बैंक ओवरड्राफ्ट दिया है और बैंक एक डिमांड कर रहा है, बताओ क्या भाई साहब वो जो लोन है क्या है, पर्सनल गारंटी से सिक्योर्ड है, तो मुझे पेमेंट किससे करवाओ, डायरेक्टर के पर्सनल रिसोर्सेस से करवाओ। बोलो आई बात समझ में बेटा, ये 3 लाख क्या है, ये बेकार है, तीनों लाइन बिना मतलब की लाइन है, इनका कोई मतलब निकालने की जरूरत नहीं है, काट दो तो बढ़िया है, नहीं पढ़ो तो भी बढ़िया है। क्वेश्चन में केवल और केवल परेशान करने के लिए दे रखी है। ये बताओ क्या बोल रहे हैं बैंक लोन वाले, क्या बोल रहे हैं, हमने उनकी पर्सनल गारंटी पर उनके कहने पर दिया था, तो बताओ हमें किससे पेमेंट करवाओ, उनके पर्सनल रिसोर्सेज से पेमेंट करवाओ। बताओ उनके पर्सनल रिसोर्सेज काम आएंगे क्या, बेटा ध्यान रखना, कंपनी जब बंद होगी तो पेमेंट 2 ही तरीके से होगा, एक कंपनी की असेट बेचने से जो पैसा आएगा उससे, और अगर इक्विटी शेयर पार्टली पेड अप है तो उनसे जो पैसा आएगा, बस और किसी से नहीं होगा। भाई साहब कौन फ्री हो चुका,
कौन फ्री? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। आपको बताया था, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स बना चुके, डेफिशिएंसी प्रूफ करवा चुके, और उसके बाद वो लोग फ्री हो चुके। भैया हमने वो ये साबित कर चुके कि हमने कोई चीटिंग नहीं किया, और जब हमने कोई चीटिंग नहीं की है तो हमारा कल को तो क्रेडिटर आ जाएंगे सब, इनकी पर्सनल गारंटी पर हमने सारा गुड्स दिया था उधार। सही है ना? अरे मैं जाऊंगा तो मैं बोल रहा हूँ ना, मेरा बिजनेस है यार, दो, आप क्यों घबरा रहे हो? मैं बैठा हूं ना। ये बताओ, बिजनेस का पैसा कहाँ यूज किया? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने बिजनेस में यूज किया, तभी तो कौन एक्शन में आ गया? लिक्विडेटर एक्शन में आ गया, वरना तो पहले फंस जाते वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। तो यहां पर अगर ये कोई भी आदमी, क्रेडिटर, बैंक ओवरड्राफ्ट, ये अगर ये ब्लेम करे कि नहीं हमें तो सब उनके कहने से दिया था, हमें उनके पर्सनल रिसोर्सेज से दिलवाओ, बेटा बिल्कुल एक्सेप्टेबल नहीं है ये बात। आपको केवल और केवल कंपनी की असेट सेल करने से पैसा मिलेगा, और अगर थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो गया तो इक्विटी पार्टी पेटा पे तो वहां से मिलेगा, किसी के पर्सनल रिसोर्सेज से नहीं मिलेगा। कल को तो सब लोग बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बनना बंद कर देंगे अगर आप उनको ऐसे हम नौच खाएंगे तो। फिर तो सारे चिल्लाएंगे उनके पर्सनल रिसोर्सेज लाओ, पर्सनल रिसोर्सेज लाओ। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का मतलब एक अच्छी खासी वेल्थ रखने वाला पर्सन ही बोर्ड ऑफ डायरेक्टर होगा। तो आप कंपनी की भी एसेट बेचोगे, उनकी भी एसेट बेचोगे बेचारों की, ऐसा नहीं चलेगा, फिर कोई बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ही नहीं बनेगा। तो उनको भी पूरा प्रोटेक्शन है, तुम भी सेफ रहो, तुमने कोई गलती नहीं की। क्वेश्चन में ऐसा कुछ भी नहीं है, कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं आएगा जो फ्रॉड पर बेस्ड होगा। आपके समझ में आ गया? तो एक चीज हमारे दिमाग में आ गई, ये लाइन बेकार है। कोई भी डायरेक्टर को ये नहीं कह सकता कि हमने आपकी गारंटी पर पैसा दिया और आपके पर्सनल रिसोर्सेज से पे किया जाएगा, तो कोई सेंस नहीं रखती ये लाइन। चलो मैं आगे। तो ये दे रखी है क्वेश्चन की साइज को इंक्रीज करने के लिए बस। बेटा ऑनलाइन वाले बच्चों जल्दी से बोलो, ये बात समझ में आ गई? बेटा ये वाली बात समझ में आई? जल्दी बोलो। ठीक है ना? तो इस लाइन में दिमाग मत लगाना बिल्कुल भी, पहले बता दिया। आगे, कॉस्ट इंकर्ड बाय द रिसीवर अमाउंट रुपीज एंड लिक्विडेटर 2800। रिसीवर की कॉस्ट ये है इसकी। द रिसीवर वॉज नॉट एंटाइटल टू एनी रेमुनरेशन बट टू रिसीव 3% फी ऑन वैल्यू ऑफ द असेट्स रियलाइज बाय हिम। ठीक है। प्रेफरेंस शेयर होल्डर एंड had not been paid dividend for 30th September 11 and interest for the last half year was due to debenture holder. Rest of the assets realized at 1 lakh. चलो मैं आगे। Prepare the account submitted by the receiver and लिक्विडेटर। चलो सारे बच्चे बनाओ मेरे साथ। पहले कौन सा बनेगा? रिसीवर्स रिसिप्टेंट पेमेंट अकाउंट। एग्जाम्पल नंबर 11, रिसीवर्स। बेटा जो रिसीवर बनाता है उसे रिसीवर रिसिप्टेंट पेमेंट बोलते हैं। रिसिप्टेंट फास्ट बोलते जाओ बेटा। मैंने क्या कहा था? हाँ तो बेटा देख तो लो ना, नहीं है तो बात अलग है। मैंने क्या कहा था? सबसे पहले क्या देख लेना? कैश देख लेना, क्योंकि वो मिस हो जाता है हमसे। ठीक है, तो अपनी हैबिट बना के रखो। हाँ जल्दी से बोलो। अब टू रियलाइजेशन फ्रॉम। अब मैं नहीं लिख रहा पूरा, आपकी आपको भी मत नहीं लिखना चाहिए। जल्दी बोलो फटाफट। नाम थोड़ी दे रखा है, नाम नहीं दे रखा, 2 लाख लिख दो। टू रियलाइजेशन फ्रॉम। अरे याद है, पता चल गया या क्वेश्चन पढ़ना है? भाई साहब एक जगह लिखा हुआ है 2,40,000, 2,40,000 की एसेट को कितने में बेचा है वो? 2 लाख में बेचा है, याद आ गया? और बोलो। सरप्लस है क्या?
मोर्गेज लोन 80,000 का, तो 2 सरप्लस। क्या था? अरे क्या था? लैंड एंड बिल्डिंग कितने में? 1 लाख। सत्तर है। पहले सरप्लस मत लिख कर आ जाना, सीक्वेंस मैंने कहा ना, काम वही हो रहा है, चाहे आदमी बदल के 2 आदमी मिलकर कर रहे हैं एक ही काम को बस। बोलो फटाफट। रिसीवर्स रेमुनरेशन नहीं क्या? बाय रिसीवर्स रेमुनरेशन नहीं है, बाय रिसीवर कॉस्ट है। रिसीवर्स कॉस्ट, तो आपको रिसीवर्स रेमुनरेशन लिखने की जरूरत नहीं है, वो मैंने इसलिए लिख दिया ताकि कभी आ जाए तो दिमाग में रहे कि यहाँ रिपोर्ट किया जाएगा। हाँ, बाय प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स, बोलो। टैक्स 26,000, और वो बकवास लिखी हुई है, आपको बता दिया था 2011-12 असेसमेंट है, 12-13 जो भी है सब बकवास है। हमें बताओ किससे मतलब है? कंक्लूड कब हुआ बेटा? लाइबिलिटी कंक्लूड कब हुई? आया उससे मतलब है। कंक्लूड कब हुई? वो जुलाई 13 में। कंपनी बंद हो रही है सितंबर 13 में, तो दैट्स वाई वो विद इन 12 मंथ है। और आपको मैंने बताया था गवर्नमेंट ड्यूज विद इन 12 मंथ फ्रॉम द डेट ऑफ लिक्विडेशन वो प्रेफरेंशियल होंगे, तो ये प्रेफरेंशियल है। नेक्स्ट, बाय डिवेंचर होल्डर्स, और आप चाहो तो पूरा लिख देना, सिक्योर्ड बाय फ्लोटिंग चार्ज। कितना है? 1,50,000। इंटरेस्ट क्यों आधे साल का क्यों? कहाँ लिखा हुआ? हाँ ये रहा, एंड इंटरेस्ट फॉर द लास्ट हाफ ईयर वॉज ड्यू डिवेंचर होल्डर। चलो निकाल दो यहाँ पर, 13% डिवेंचर्स 1 लाख, डिवेंचर इंटरेस्ट, इसका वर्किंग नोट बना देना लास्ट में। 6 महीने का इंटरेस्ट निकालोगे, वर्किंग नोट बना देना। 159,750, 159,750। चलो मैं आगे। नेक्स्ट, अब तो भाई ये पेमेंट नहीं करेगा, जो करना था कर दिया। बाय सरप्लस, ट्रांसफर टू 82, ये खत्म, 82,250। चलो आगे। 82,250, 82,250, ठीक है। चलो अब अगला स्टेटमेंट बोलो क्या बनेगा? लिक्विडेटर्स फाइनल स्टेटमेंट। बोलो जल्दी से। 2 सरप्लस, बस।
हाँ 82,250, वो जो सरप्लस आया वो इसे देकर चला गया। चलो आगे, बोलो अगला पॉइंट। वेरी गुड। टू रियलाइजेशन फ्रॉम असेट्स, बोलो। वेरी गुड। अरे सारे बच्चों को पता है ना 1 लाख लास्ट में दे रखा है, उसमें क्वेश्चन में मेंशन है, हम यहाँ से नहीं उठा रहे। अब काफी बच्चों को पता है, बाकी कुछ बच्चों को पता नहीं रहता, जबरदस्ती हाँ मत करना। ये देखो लास्ट में लिखा हुआ है रेस्ट ऑफ द असेट्स 1 लाख रुपए लिखा हुआ है क्वेश्चन में। बची हुई एसेट्स 1 लाख रुपए में बेच दी। किसने बेची? बट ऑब्वियस है लिक्विडेटर ने बेची होगी। जल्दी बोलो। बाय लिक्विडेटर्स रेम्युनरेशन, बोलो कितना? 1 लाख का 3,000। क्या बनेगा इसका? वर्किंग नोट, ठीक है ना? दे नहीं रखा तो इसका मैं वर्किंग नोट बनाऊंगा। चले आगे। जो चीज मेरे को कैलकुलेट करनी है उसका बात खत्म बस। सर बुक कभी बनाती है कभी नहीं बनाती है, मुझे लेना देना नहीं है। इसीलिए मैंने क्या कहा, मैं देखूंगा ही नहीं बुक की तरफ, क्योंकि ये आधे केसेस में बना देते हैं और आधे में नहीं बनाते, और फिर हमें पता नहीं चलता कि किसमें बना रखा है किसमें नहीं बना रखा। या तो आप देख लो क्वेश्चन को, या ध्यान में रखना कि इसमें बना रखा है इसमें नहीं बना रखा, तो बात अलग है। वरना बेटा ऐसे पागल हो जाएंगे ऐसे दिमाग में रखते हुए। तो जो चीज़ हमें कैलकुलेट करनी पड़ जाए उसके लिए वर्किंग नोट, बात खत्म बस। 1-2 वर्किंग नोट एक्स्ट्रा लग जाएंगे तो कोई दिक्कत थोड़ी आ जाएगी। नेक्स्ट अगला पॉइंट, लिक्विडेशन कॉस्ट 2,800। बेटा इसीलिए मैं बोल रहा था क्वेश्चन में दिखाऊंगा नहीं, आप लोग देखोगे तो इन्वॉल्वमेंट रहेगा तो समझ में आएगी बात कहाँ से डेटा आ रहा है। बाय भाई साहब प्रेफरेंशियल हो चुका, डिवेंचर हो चुका, बाय अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स कितना है अनसिक्योर्ड? 32,000। तो ट्रेड क्रेडिटर्स 32,000। और बोलो। ये तो पर्सनल गारंटी से सिक्योर था ना? डायरेक्टर्स ने अच्छा डायरेक्टर्स ने पेमेंट कर दिया। हे भगवान यार कमाल के बच्चे हो यार। लिखा हुआ है सर। बताओ, ये तो तब हाल है जब स्पेशली उस बात को समझाया और ये आप खुद देखो, आप स्पेशली इस बात को लाइन लिखवा के लिखा है, बेकार की बात है। कोई डिमांड नहीं कर सकता, और डिमांड करेगा तो कोई सेंस बनता नहीं है। और क्या बोल रहे हैं सब, पेमेंट कर दिया अब उनको पेमेंट करना पड़ेगा। कमाल के बच्चे हो यार। खाली पेड ऑफ ही इतनी सी लाइन में, 3 लाइनों में पेड ऑफ वर्ड दिखाई दिया तेरे को? पढ़ना एक बार, तीनों लाइन पढ़ना। कमाल की बात है यार, आधा घंटा जिस चीज पर डिस्कशन किया उसी पर। ये लो साहब, फिर तो तुम्हारे कंफ्यूजन जाने कहां कहां आएंगे। द बैंक ओवरड्राफ्ट वॉज सिक्योर्ड बाय द पर्सनल गारंटी ऑफ द 2 डायरेक्टर्स ऑफ द कंपनी एंड ऑन बैंक रेजिंग अ डिमांड। हाँ, द डायरेक्टर पेड ऑफ हो गया क्या? बैंक रेजिंग अ डिमांड, और बैंक डिमांड क्यों कर रहा है अगर पेड ऑफ हो गया तो? खाली यही वर्ड है, और भी तो लाइन है। बैंक रेजिंग अ डिमांड, द डायरेक्टर पेड ऑफ द ड्यू फ्रॉम दियर। क्या मतलब निकला इसका? तो फिर बैंक डिमांड किस बात की कर रहा है? ए भगवान, क्या बच्चे हो यार। क्या मतलब, पूरी लाइन का मतलब भी नहीं निकाल सकते कंक्लूजन। भाई साहब क्या लिखा हुआ है, अब इससे ज्यादा तो मैं समझा भी नहीं सकता। मैं हिंदी ट्रांसलेट कर रहा हूं, मैं कोई मतलब नहीं बता रहा। वो बोल रहा है बैंक पर्सनल गारंटी से क्या था, 2 डायरेक्टर्स की पर्सनल गारंटी से बैंक ओवरड्राफ्ट सिक्योर था, और बैंक क्या डिमांड कर रहा है कि आप डायरेक्टर्स के
पर्सनल रिसोर्सेज से इस ड्यू को पेड ऑफ करो। ऐसे मान नहीं लेते, वो ये लिखा हुआ है। अगर ये पे हो गया होता, यार कमाल की बात कर रहे हो, पे हो गया होता तो फिर ये यहां क्या कर रहा है? अगर आप ये बोल रहे हो ये पे हो गया, डायरेक्टर्स का पे हो गया, तो फिर ये यहां क्या कर रहा है? बैंक ओवरड्राफ्ट। बेटा कॉमन सेंस तो यूज करो। अगर लाइबिलिटी सेटल हो गई, किसी ने भी सेटल कर दी, तो वो लाइबिलिटी बुक्स में तो आएगी नहीं ना। बुक्स में लाइबिलिटी खड़ी है और आप बोल रहे हो कि अभी भी। और यही मैंने कहानी समझाई थी, कल को कौन आके मुंह खोल सकता है? यही समझा रहा था मैं इतनी देर से कि क्रेडिटर भी आके बोल देंगे हमने सब सारा सामान किसके, आप रिकॉर्डेड क्लास देख लेना, मैंने यही बोला था कि हमने सारा सामान किसके कहने पर दिया है? हमें भी इनके पर्सनल रिसोर्सेज से पे करवाओ, पेड ऑफ करवाओ। समझ में आ गया? आगे वो तो भगवान चांस की बात है, इसने एक के बारे में बोला। कहीं ये बोल देता कि सभी ये बोल रहे हैं कि पर्सनल रिसोर्सेज पेड ऑफ करवाओ, आप तो बोले कंपनी के पास सारा पैसा आ गया, कंपनी को किसी को देना ही नहीं क्योंकि पेड ऑफ लिखा हुआ है वहां पर। नालायक। आया क्या दिमाग में? बेटा मैंने पहले ही इस बात पर स्ट्रेस दिया था, आप दोबारा सुन लो सारे बच्चे। बेटा अर्थ का अनर्थ मत किया करो। आप है ना किसी भी, देखो बेटा एक वर्ड को पकड़कर हम नहीं बैठ सकते, हमें पूरी लाइन को एक साथ। आप ये देखो ना, एक बात, अब मैं आपकी बात के कुछ जवाब दे रहा हूं, हो सकता है आपको दिमाग में कंफ्यूजन हो। अगर आपके दिमाग में ये कि ये सेटल हो चुका, तो बेटा वो क्या नहीं होता? बुक्स में बैंक कोड ही नहीं होता, एक बात। दूसरी बात, क्वेश्चन क्या बोल रहा है? बैंक एंड बैंक रेजिंग अ डिमांड, बैंक डिमांड रेज नहीं कर रहा होता। द बैंक ओवरड्राफ्ट वॉज सिक्योर्ड, बैंक ओवरड्राफ्ट वॉज सिक्योर्ड का मतलब क्या है? बैंक ओवरड्राफ्ट है, आज भी है, तभी तो उसके बारे में डिस्कशन हो रहा है। अगर वो सेटल हो गया होता तो डिस्कशन ही नहीं होता। सिक्योर्ड बाय द पर्सनल गारंटी ऑफ द टू डायरेक्टर्स। यार बैंक वाले मेरे जानकार हैं, अब रोज आते जाते हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर से तो जानकारी हो ही जाती है। तो उन्होंने कहा हमें 5 लाख रुपए का ओवरड्राफ्ट दे या 30,000 का ओवरड्राफ्ट दे दो। हम बैठे हैं ना, क्यों घबरा रहे हो यार? यही तो गारंटी होती है, और क्या गारंटी होती है? आप किसी आदमी पर फेथ करके पैसा पकड़ा रहे हो, वही तो गारंटी है बेटा। बैंक ने उसने कहा हम बैठे ना, अब कंपनी लिक्विडेशन में चली गई, बैंक ओडी कितने का है? अब बैंक, जो बैंक ओनर मैनेजर है वो पता है क्या बोल रहा है? हमने किसके कहने पर दिया था? अब हम एक डिमांड कर रहे हैं आपसे। ये डिमांड किससे कर रहे हैं? लिक्विडेटर से, क्योंकि डिमांड अब कौन है मालिक? लिक्विडेटर मालिक है। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के तो सारे राइट खत्म हो गए। वो बोल रहे हैं हमें डायरेक्टर से पे ऑफ करवाओ। कहां से पे ऑफ करवाओ? उनके पर्सनल रिसोर्सेज से। तो बेटा मैंने आपको यही समझाया था कि ये तीनों लाइन मेरे लिए क्या है? अगर किसी भी क्वेश्चन में ये कहा जाए, कोई भी आके डिमांड रेज करे कि बताओ, अगर कोई भी आके डिमांड रेज करे हमें डायरेक्टर के पर्सनल रिसोर्सेज से पैसा चाहिए, तो मैंने आपको समझाया था बेटा नहीं दे सकते। और मैंने ये इतना भी कहा था, अगर आपको याद आ रहा हो, बेटा कोई बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बनेगा ही नहीं। मैंने ये भी कहा था कि वो पैसे वाले लोग होते हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। तो इसका मतलब तो ये आप कंपनी की एसेट भी बेचोगे, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की एसेट भी बेचोगे? यार कमाल की बात। फिर कौन बनेगा ऐसे? उनकी बार बार उनको उनकी एसेट बेचकर तुम उनको रोड पर ला दोगे, और वो भी जीनियस पर्सन को। कौन बनेगा किसी कंपनी का डायरेक्टर? कोई भी डिमांड कर देगा फिर तो कल को। तो हम बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की असेट पर्सनल रिसोर्सेज से, चाहे दुनिया डिमांड करती फिर, कोई लेना देना नहीं है। हम पेमेंट कहां से करेंगे? केवल और केवल कंपनी के असेट से। और अगर इक्विटी शेयर पार्टी पेड अप है तो वहां से जो पैसा आएगा वहां से। ये 3 लाइन मैंने आपको ये भी कहा था केवल और केवल क्वेश्चन का साइज बढ़ाने के लिए दी गई है, और इनका कोई मतलब नहीं निकल कर आता। आ गई बात समझ में? और बेटा मैंने ऑनलाइन से भी पूछा था, बेटा जल्दी से बोलो, सबको समझ में आई ये बात जो मैंने बोला अभी आपको? ऑनलाइन वाले बच्चों, बेटा ये मैंने उस समय भी कहा था, खाली एक वर्ड को बेटा फोकस करके कभी भी क्वेश्चन का इंटरप्रिटेशन मत करना, प्लीज रिक्वेस्ट है, वरना फंस जाओगे आप। क्योंकि हाँ आपकी भी गलती नहीं है, आपका फोकस सारा किस वर्ड पर था? पेड ऑफ का मतलब सेटल हो चुका सर, तो आपका वो सारा बैकग्राउंड ही क्लियर हो गया, क्योंकि आपका फोकस ही बेटा पूरी लाइन का मतलब निकालना है हमें। आगे चलूँ मैं आगे? इधर कुछ पूछना है? जल्दी बोल अब। हाँ पूछ बेटा, जल्दी पूछ ले अगर कुछ नहीं। चलूँ आगे? नेक्स्ट, अब मुझे बताओ अगला पॉइंट क्या है?
कहाँ तक आ गए थे हम? अनसिक्योर्ड को कितना दे दिया आपने? तो 60 वो दे दिया। अब बताओ सबका पेमेंट हो गया, पैसा बच रहा है क्या? जल्दी से बताओ। 1,14,450 ये अभी भी पैसा बच रहा है। समझ में आ गया इधर? अब किसको देना है हमें? प्रेफरेंस को और इक्विटी को देना है। नेक्स्ट जल्दी से बोलो प्रेफरेंस कितने के हैं? बेटा प्रेफरेंस 1 लाख का है। क्या दिया जा सकता है क्या? अभी बेटा 1 लाख से बात नहीं बनेगी। पता क्या बोला है उसने? प्रेफरेंस शेयर होल्डर फॉर 38 सितंबर। आपने 2011 से उनको डिविडेंड नहीं दिया है, तो बताओ क्या करना पड़ेगा? भाई क्वेश्चन मेंशन कर रहा है, इसका मतलब देना पड़ेगा। तो कितने साल हो गए 2011 से? 12 और 13, 2 साल का डिविडेंड देना है। मेंशन है, इट मींस डिविडेंड का जिक्र कर दे, इसका मतलब वो देना ही देना है। तो बताओ कितना हो गया इसका? 22,000, 22,000। मेरे पास है कितना? 1,04,50 और मुझे देना कितना है? 1 लाख। भाई साहब दे सकता हूं क्या? यस और नो? क्यों? पैसा तो है ही नहीं। हाँ अभी तो इक्विटी पार्टली है। अगर इक्विटी फुली पेड अप होता तो मैं भी मना कर देता। तो मैं देखता हूं यहां पर कितने हैं ये। 5,000 इंटू 2.5। तो मुझे चाहिए कितने थे केवल? भाई 122 देने थे, 114,450 थे, 7,000। हाँ तो ठीक है, दे सकते हैं। बोलो आ गया? और क्या नजर आ रहा है? अरे अभी करके आए हो क्वेश्चन। भाई साहब अगर मैंने पैसा मंगवा लिया तो फिर देना भी पड़ेगा। अभी अभी करके आए हो तो बताओ फिर मैं क्या किसी की बात करूं? नॉशनल की। बेटा मैं एक रफ काम कर लेता हूं और फिर मैं उनसे बैलेंस मंगवाऊंगा। अगर उनको आपत्ति होगी तो रफ वर्किंग दिखा दूंगा, और आपत्ति नहीं होगी तो वो जानते हैं कि प्रॉपरली कैलकुलेशन की होगी। फिर भी किसी को आपत्ति है तो आगे देख जाना। समझ में आ रहा है कुछ? पीछे चलूं मैं आगे? तो बताओ मैं क्या लिखूंगा? वर्किंग नोट पर आ जाओ। वर्किंग नोट मेरे साथ लिखो। अब मैं समझा चुका। मैं सीधा ही क्या लिख रहा हूं बताओ? डेफिसिट। सीधा ही मैं डेफिसिट लिख रहा हूं। 120 माइनस 114,7,550 ये डेफिसिट पड़ रहा है। ये सीधा ही मैंने डेफिसिट लिख दिया सब। चलो मैं आगे। और बताओ अब मैं क्या करूं? नॉशनल कॉल। मैं आर्टिफिशियली ये कॉल कर रहा हूं। नॉशनल कॉल कितना है? 5,000 शेयर्स। 12,500। तो ये बताओ अवेलेबल फॉर नॉशनल 4,950। शायद सबको समझ में आ गया होगा क्या चल रहा है। अभी हमने किया है बेटा। नेक्स्ट बोलो। ये बताओ ये पैसा मंगवाते ही, ये नॉशनल कॉल मंगवाते ही दोनों शेयर फुल्ली पेड अप हो गए। तो ये तो टोटलिटी में बात हुई। अब नॉशनल अमाउंट पर शेयर। अब बेटा पूरा लिखने से तो बढ़िया है, शॉर्ट में लिख लो। समझ में आ गया? नॉशनल अमाउंट फॉर ईच इक्विटी शेयर होल्डर, या पर शेयर लिख दो सीधा का सीधा। शॉर्ट में लिख दिया थोड़ा सा।
मतलब 4950 डिवाइडेड बाय कितने शेयर? 15,000, 15,000 शेयर। 0.33 रुपीज, 0.33 पर शेयर। ये नॉशनल अमाउंट है सब, 0.33 पर शेयर। ये नॉशनल अमाउंट अवेलेबल है सबके लिए। अब बताओ मैं नॉशनल की बात करूं या एक्चुअल की? अब एक्चुअल की बात कर लेते हैं। तो एक कौन से शेयर थे? 10,000 तो फुली पेड अप थे। तो बताओ इनको तो दे दो अमाउंट, बोलो। पेबल टू 10,000 इक्विटी शेयर होल्डर एट द रेट ऑफ रुपीज 10 ईच, फुली पेड अप, बोलो। 0.33 पर शेयर। अमाउंट रिसीवेबल फ्रॉम कितने थे? 5,000 इक्विटी शेयर होल्डर्स एट द रेट ऑफ रुपीज 10 ईच, 7.5 पेड अप। मैं इनको ये पैसा तब दूंगा जब इनसे 2.5 रुपए लूंगा। तो मैं बोल रहा हूं भाई साहब ऐसा करो, 2.5 रुपए ना तो दो ना 0.33 लो, नेट की बात कर लेते हैं। 2.17 पर शेयर। उनको तो मैं पकड़ा दूंगा और इनसे ये ले लूंगा। चलो मैं आगे लिख लिया सबने। अब बताओ कहां चले हम? अब स्टेटमेंट में चले। अब वो प्रेफरेंस को तो कर दो पूरा पेमेंट, ये हटा दूं यहां से। अब बेटा हम प्रेफरेंस को तो पूरा पेमेंट कर देते बाय प्रेफरेंस शेयर होल्डर। बताओ कैपिटल कितना था? 1 लाख। डिविडेंड तो ये 1 लाख। चलो आगे। बाय इक्विटी शेयर होल्डर्स 10,000 शेयर्स मल्टीप्लाई बाय 0.33, 3,300 टू contributories 5,000 मल्टीप्लाई बाय 2.17। और ये स्टेटमेंट देखो क्या हो गया, बैलेंस हो जाएगा अपने आप। अगर आपकी वर्किंग सही है तो ये बैलेंस हो जाएगा, अदरवाइज डिफरेंस दिखा देगा अपने आप। तो आपको वैसे भी पता चल जाएगा कि आपने काम सही किया है या गलत। हाँ सबको बात समझ में आई क्या? अच्छा मैंने पेमेंट किया है, क्या किया है बेटा? लॉस इक्वलाइज किया है। बोलो आ गया समझ में? आप चाहो, अच्छा टैली करने की जरूरत है क्या एग्जाम में? बेटा कोई जरूरत नहीं, काम अगर सही कर रहे हो तो फालतू में समय क्यों खराब करते हो। लेकिन यहाँ मैं थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग क्लियर करने के लिए कर रहा हूँ। बताओ 10,000 शेयर 10 रुपये वाले थे फुली पेड अप, उनको कितना दिया? 0.33। कितने का नुकसान हुआ? 9 पॉइंट, समझ में आ रहा है? 9.67 पर शेयर का लॉस हो रहा है। किनको? 10,000 फुली पेड अप को। दूसरे शेयर कितने थे? 5,000, 10 रुपये पर शेयर और 7.50 पेड अप। बताओ 7.50 पेड अप वो तो डूब ही गया,
साथ में कितना मंगा लिया, 2.17 और मंगा लिया, ये भी डूब गया। तो बताओ कितना डूब गया इनका, 9.67। समझ में आ गया। तो बेटा दोनों का लॉस क्या हो गया, इक्वलाइज, क्योंकि पेमेंट करने के लिए तो आपके पास सफिशिएंट पैसा होना चाहिए, जितना उन्होंने दिया वो तो है ही नहीं मेरे पास। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमने इनका लॉस को इक्वलाइज किया है, पेमेंट नहीं किया है। क्या कहानी समझ में आई बेटा? ऑनलाइन वाले बच्चों जल्दी से बोलो, सबको समझ में आया अच्छी तरह से? सारे बच्चे वाई एंटर करो फटाफट। तो मुझे लगता है यहां तक की कहानी सबकी क्लियर है। बेटा ये दोनों दो क्वेश्चन करवाएं आज, 101% क्लियर है ना? अच्छा ईमानदारी से बताओ, लगभग सारे क्वेश्चन हो रहे हैं यहाँ पर एसएम के, तो उसकी जिम्मेदारी मैंने ले रखी है। लिखना सिखा रहा हूँ, सवाल सॉल्व करना सिखा रहा हूँ, प्रॉपर प्रेजेंटेशन सिखा रहा हूँ। क्या करना है केवल आपको बेटा, रिपीट करना है। और मैंने क्या कहा, आज होमवर्क क्या है, यही है, अगर आप कर सको तो। और जो करने चाहिए आपको, नया तो कुछ दे ही नहीं रहा, लेकिन ये नहीं कि घर गए और बिना क्वेश्चन खोले हमें तो याद है बस ये टू गुड, क्वेश्चन को प्रॉपरली रीड करना ताकि हमारा कोई इंटरप्रिटेशन गलत ना हो, और फिर उसे सॉल्व करना। अगर हम इन क्वेश्चन को दोबारा, एटलीस्ट आपको बताओ बेटा, अगर आपने 3 या 4 बार, चौथी बार चले गए तो आप एक्सेप्शनली हाई मार्क्स लेकर आओगे। अगर एग्जाम में जाने से पहले बताओ आपने अपने मैटर को 3 बार हाथ से सॉल्व कर दिया, रिटन में सॉल्व कर डाला, मैं आपको यकीन दिलाता हूँ आपकी रैंक आने से कोई नहीं रोक सकता। अगर 3 बार सॉल्व कर दिया तो, रिटन में सॉल्व कर दिया, देख कर नहीं, क्योंकि देखने पर पता क्या होगा, एग्जाम में स्पीड का इशू आ जाएगा। लेकिन अगर आपने रिटन में सॉल्व, एक बार अभी हो गया और एक बार अभी घर जाके दोबारा निपटा दोगे, 2 हो गया, तीसरा बताओ कब हो जाएगा, जब आप रिवाइज करोगे कभी। अभी तो है नहीं, आप 2 महीने 4 महीने बाद जब आपके एग्जाम होंगे, यहाँ होंगे वहाँ होंगे, तो एक बार रिवाइज करोगे, तो 3, और चौथी बार हो गया तो रैंक मतलब कोई रोक ही नहीं सकता। तीसरी बार जाना बहुत ज़रूरी है अगर हमें बोथ ग्रुप क्लियर करना है। तो उसके लिए आपको बता दिया, अभी आप आराम से होमवर्क के नाम पर जो दिया है, जो आपको करवाया है वही है, तो कोई टेक्निकल इशू आने वाला है नहीं। हमारा एक तो कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, क्योंकि यहाँ तो मैंने बताया, जब आप लिखोगे तो एक गड़बड़ मत करना। आप लोग जब लिखो तो बताओ क्या नहीं करना, पन्ने पलट कर ये मत देख लेना नेट अमाउंट रिसीवेबल, नेट अमाउंट, यही तो लिखना होता है बस। इसी में तो आप लोग फंसते हो, आपको जैसे ही पता चल जाएगा लिखना क्या है तो आप लिख डालोगे। तो जब आप देखो तो बहुत दिमाग पर लोड लेने के बाद भी याद ना आए तो पन्ना पलट के देख लो, अदरवाइज उन्हीं को मेमोराइज करने की कोशिश करो। रिसीवेबल, नेट अमाउंट पेबल, अगर वो लिखना आ गया तो बस आधी जंग वहीं जीत जाओगे। तो बेटा आज के लिए इतना ही। क्या मैं आप ऐप में डाउट नहीं बेटा, आप है ना इवनिंग में कॉल कर लेना। माधव इवनिंग में कॉल कर लेना बेटा, 7 बजे बाद मैं क्लियर कर दूंगा, ठीक है ना? इस नंबर पर आप इवनिंग में कॉल कर लेना, मैं आपका डाउट क्लियर कर दूंगा। लेकिन बेटा 7 बजे बाद कॉल करना, क्योंकि मैं 7:15 बजे तक तो घर पहुंचता हूँ, उसके बाद फिर मैं कॉल उठाऊंगा।